नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं मधुबाला राजपूत, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटानाबाद से। आज आपको मैं आपकी बुक कक्षा 11वीं का पाठ राजनीतिक सिद्धांत, जिस बुक का नाम है उसका पाठ 3 समानता पढ़ाने जा रही हूँ। समानता से आप अपने माइंड में या अपने दिमाग में नॉर्मल सा या सिंपल सा माइंड यही लगाते हैं कि समानता का आशय किसी चीज़ की समानता से है। यहाँ आज हम जो समानता पढ़ेंगे वो विस्तृत क्षेत्र में या समाज से संबंधित समानता पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो डाउट्स आपके मन में है उसको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपकी समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ समाज की उसी स्थिति से या समाज में पर्याप्त उस स्थिति से जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक आदि के आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। अर्थात उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल वे में समझा दिया कि सामाजिक, आर्थिक, विधिक किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए, वो समानता है। इन्हीं तीनों चीजों को हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो समानता के अनेक प्रकार। समानता के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो आज हम पढ़ेंगे वो 3 हैं: सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। इन तीनों को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगी। पश्चिमी दुनिया में जो या पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी दुनिया जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते हैं, जिनके हम गुलाम रह चुके हैं, पश्चिमी दुनिया में जो राजा होते थे वो अपने आप को देवी मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि उनके द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं वो ईश्वर के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि पादरी, पुरोहित ये मानते थे कि जैसे वे सर्वज्ञ हैं वैसा कोई नहीं हो सकता। उनका मानना है कि वे ही सब कुछ है इस दुनिया में, और संसार के जितने भी लोग हैं या उनके राज्य के जितने भी लोग हैं उस बात को मानने के लिए बाध्य हैं। भारत में भी यही स्थिति थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अपने आप को इतना उच्च वर्ग का मानते थे कि उनके द्वारा उन्हें ऐसा लगता था कि हम जो कहते हैं वही सही है। परंतु धीरे धीरे लोगों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। जो बातें लोगों को अच्छी लगती थी वो तो लोग क्या कर लेते थे, मान लेते थे। परंतु जो जो बातें ऐसी लगती थी, जो व्यक्तियों को करने की इच्छा नहीं होती फिर भी उन्हें करना पड़ता था, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोगों को लगने लगा कि हमारा शोषण हो रहा है। धीरे धीरे लोगों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप जब लोगों ने अपना आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया तो उसी के परिणाम स्वरूप हम समानता का व्यवहार कर रहे हैं या समानता का उपभोग कर रहे हैं। और जब हम आजाद हुए तो सबसे पहली शर्त हमने अपने समानता की ही रखी, और समानता की पहली शर्त जब ये रखी गई तो हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि समाज में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग का हो। अर्थात सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समाज है, समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। आर्टिकल 15 विधि के समक्ष समानता देता है। सॉरी, जो 14 है वो जो मैंने आपको अभी समझाया है विधि के समक्ष समानता, उसकी व्याख्या इस तरीके से है कि विधि के समक्ष से सभी व्यक्ति समान है। अर्थात चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करे, किसी भी प्रकार का कृत्य करे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, एक ही अपराध के लिए सभी व्यक्तियों के लिए समान सजा दी गई है। आर्टिकल 16
आपको अवसर की समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता इसलिए प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए उचित अवसर या विकास का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात शासन के द्वारा यदि कोई सुविधा लागू की जा रही है तो उसका उपभोग करने का सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, या शासन के द्वारा कोई वैकेंसी या कोई नौकरी निकली है उसका भी उस व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से उसका अवसर या उसको उपभोग करने का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन से तात्पर्य यह है कि छुआछूत, अर्थात समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता है। यदि कोई अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए संविधान में दंडात्मक कार्य माना गया है, और उसके लिए सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ऐसे बहुत से अधिनियम बने गए हैं जहां पर व्यक्ति को छुआछूत का सामना करने से बचाया जा सकता है या व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। अब मैं समानता के आपको तीनों प्रकार बता देती हूँ: सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। तो हम पहले पढ़ेंगे सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समानता का आशय यह है कि यह किसी भी समाज की व्यवस्था है। यह समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार पर समान महत्व प्राप्त होता है। जस्ट मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर समान आधार पर महत्व देना ही समानता है। इसी प्रकार पर सामाजिक क्षेत्र की जब हम सामाजिक समानता पढ़ते हैं तो सामाजिक समानता के आधार पर समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर महत्व प्रदान करना ही सामाजिक समानता है। अर्थात उसके साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वंश हो, लिंग हो, आदि में से किसी के भी आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके सामने उसको अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार दिया है। पोषण प्राप्त करने का अधिकार यदि वह व्यक्ति समाज में है, समाज में जीवित रहने के लिए उसे भरण पोषण की आवश्यकता होती है। यदि वो समाज में रह रहा है तो उसे कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य को स्वीकार करे, परंतु वो कार्य उसका इस प्रकार से होना चाहिए जो अनुचित ना हो, या इलीगल ना हो, या गैर कानूनी ना हो। यदि सामाजिक समानता की बात चली है, जब हम सामाजिक समानता की बात चली ही है तो सबसे पहले हमें प्रमुख रूप से महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। प्राचीन समय से ही महिलाएं हमारे समाज के रीति रिवाजों से पीड़ित रही हैं। एक रीति रिवाज नहीं, हमारे समाज में ऐसे कई अनगिनत अनुचित रीति रिवाज है जिनके कारण वो लगातार पीड़ित होती आ रही है। उन्हें देश के विभिन्न देशों में उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। उत्तराधिकार से तात्पर्य यह है कि यदि किसी लड़की की या कन्या का या महिला की शादी किसी हो जाती है तो पिता की संपत्ति में उसका कोई उत्तराधिकार नहीं हो पाता है। जब उसे उत्तराधिकार नहीं मिल पाता है तो उससे वो उतनी तेजी से अपना विकास नहीं कर पाती है जितनी तेजी से पुरुष वर्ग कर लेता है। इसके साथ ही महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी होते हैं। उन्हें ऐसी अनेक गतिविधियों में शामिल होने नहीं दिया जाता है, उन पर पाबंदी लगाई जाती है, जैसे शमशान घाट पर जाना। नियम के हिसाब से हमारा धर्म या हमारी प्रवृत्ति ऐसी कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
और यदि उसे शमशान घाट ले जाया जा रहा है तो उसके जो शमशान घाट का जो उसके पीछे जुलूस चल रहा है उसमें किसी भी महिला को सम्मिलित नहीं किया जाएगा या उस महिला को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये भी माना जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो समाज के विरुद्ध होता है, क्योंकि समाज में महिलाएं हमेशा पुरुष से निम्न ही मानी गई है। ऐसी स्थिति में राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ। राज्य के द्वारा बच्चों को, जो महिला वर्ग है चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सभी के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले महिलाओं को सामाजिक शोषण से बचाने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। इसके लिए आपको आर्टिकल 29 और 30 ले लीजिए आप, जिसमें आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानव तस्करी नहीं की जाएगी, मानव तस्करी नहीं की जाएगी। प्लस 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी हानिकारक प्लेस पर, हानिकारक क्षेत्र में मजदूरी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा या उसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। इस प्रकार से जब उसे मजदूरी नहीं करी जाएगी, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। मानव तस्करी आप आए दिन देखते हैं कि न्यूज में देख रहे हैं, या आप अगर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार किया जाता है उन्हें, या माता पिता खुद भी अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति की मानव तस्करी नहीं की जाएगी, इसलिए भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 29-30 में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा या उसकी मानव तस्करी नहीं की जाएगी। प्लस उस 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों में या बड़े उद्योगों में कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा या अनेक राज्यों की सरकार के द्वारा सती प्रथा कानून बनाया गया है। सती प्रथा कानून का अंतर्गत ये है कि जैसे मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी उसके पति के साथ अग्नि में झोंक दिया जाता था। अर्थात वो अपने पति को अपने गोद में, उसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ जाती थी और उसे जिंदा ही जला दिया जाता था, चाहे फिर उसकी इच्छा हो या ना हो। जब ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा सती प्रथा कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत इस प्रकार की प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। दहेज निषेध कानून आप आए दिन सुनते होंगे कि उस लड़की की मृत्यु, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली या उसको आग से जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? उसका मेन रीजन हो सकता है कि शायद हमें पता चलता है कि उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग कर रहे थे, तो दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर उसने अपने आप को आग लगा ली या आत्महत्या कर ली। इस प्रकार दहेज निषेध कानून अपनाया गया सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति माने गए हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ घर में अलग तरह की मारपीट, गाली गलौज, इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी समान अधिकार रखती है। जिस तरीके का व्यवहार पुरुष के साथ किया जा रहा है उसी प्रकार का व्यवहार हमें महिलाओं के साथ भी घर में करना है। इस प्रकार जब महिलाओं को साथ कभी कभार जब कुछ पुरुष शराब पीकर महिलाओं को मारते हैं या महिलाएं उनकी कोई बात नहीं मानती, अगर वो गलत है तो उन्हें मारपीट की जाती है, उन्हें पर आए दिन अत्याचार किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिला अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जा सकती है। इस प्रकार 2005 में घरेलू हिंसा कानून बनाया गया। इस कानून का सहारा लेकर हर महिला अपने शरीर और अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा कर सकती है। अनिवार्य शिक्षा कानून आर्टिकल 21 क, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 क के अंतर्गत सभी नया संशोधन जुड़ा है जो संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन है के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि सभी व्यक्ति जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जो आप खुद भी ले रहे होंगे या लेकर आए होंगे, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आप नहीं भी जाते स्कूल तो भी शिक्षक आपको स्कूल से घर से स्कूल लेने आता है। आपके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, आपको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा, यदि सरकार के द्वारा ये अधिकार बना दिए गए हैं तो अधिकारों के प्रति हमें सजग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार के द्वारा लोगों में जागरूकता और
सजगता पैदा करने के लिए सरकार के द्वारा प्रचार का माध्यम अपनाया जा रहा है। प्रचार के माध्यम में सरकार टीवी, रेडियो, नुक्कड़ नाटक आदि संचार के साधनों का सहारा ले रही है। अब हम नारीवाद पढ़ेंगे। नारीवाद नारीवाद समानता का एक महत्वपूर्ण अंग है। नारीवाद समानता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि देश में महिला कभी पुरुषों के समान अपनी संख्या रखती है। नॉर्मल थिंग है, जिस मात्रा में पुरुष है समाज में, उसी मात्रा में भी महिलाएं भी हैं। इस प्रकार जब महिलाएं पुरुषों के समान अपनी बराबर संख्या रखती हैं, तो भी उन्हें पुरुषों के समान अलग क्यों माना जाए? यदि वो बराबर संख्या रखती है तो उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। अब सबसे पहला कि नारीवाद का अर्थ क्या है? तो नारीवाद का अर्थ यह होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान खड़ा करना और मजबूत बनाना। जिस प्रकार पुरुष समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का रूप जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से महिलाओं को भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं को समाज में मजबूत करना है और मजबूत करने के साथ ही उन्हें समाज पुरुषों के समक्ष लाकर खड़ा करना है। अब मैं आपसे नारीवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे ये है कि सबसे पहला, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? समानता के तीनों आयाम आपको बताना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये तीनों बताने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा उन तीनों का अर्थ समझा देना है, तीनों का मीनिंग बता दीजिएगा और सबसे पहले आप समानता का अर्थ समझा दीजिएगा। जब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। समानता के अर्थ बताते हुए नारीवाद पर निबंध लिखिए। नारीवाद, जब हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो मैक्सिमम महिला दिवस मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, तो स्कूलों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होता है। जब ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो हम इनका उपयोग करते हैं या हम इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि नारीवाद, अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी माँ, अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा लिखना चाहेंगे, और यदि आप एक महिला हैं तो आप अपने स्वयं के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखना चाहेंगे। इस प्रकार ये नारीवाद का अर्थ हो गया। आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात है कि आर्थिक समानता की बात यह है कि आर्थिक समानता आपको मैं फिर भी थोड़े सरसरी तौर पर समझा देती हूँ। तो संपत्ति के असमान वितरण के अभाव को ही आर्थिक समानता कहते हैं। संपत्ति का जब भी असमान वितरण होता है और उसकी समाप्ति कर जाती है, जैसे ही संपत्ति के असमान वितरण की समाप्ति हो जाती है, संपत्ति का समान अधिकार प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही संपत्ति का समान अधिकार प्रारंभ हो जाता है, उसी समय आर्थिक समानता प्रारंभ हो जाती है। इस समानता की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की व्यवस्था करता है। जो आपका आर्टिकल 16 है, आपका आर्टिकल मतलब संविधान के अनुच्छेद 16 का आर्टिकल 17 समानता की अवसर की समानता की स्थापना करता है। अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति पर सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार के किसी भी संविदा शिक्षक, क्लर्क, बाबू, अन्य कोई सी भी वैकेंसी निकलती है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको भरने का या उसको अप्लाई करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही राज्य के द्वारा आपको अवसर की समानता प्रदान की थी। जब सरकार के द्वारा मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उसमें प्रत्येक निम्न वर्ग का व्यक्ति जो बीपीएल कार्ड धारक है उसमें अप्लाई कर सकता है और शासन के द्वारा प्राप्त रोजगार को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वो इस रोजगार को किस प्रकार से प्राप्त करेगा? उसके लिए आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि वो एक जॉब कार्ड बनवाएगा पंचायत से। जब वो जॉब कार्ड पंचायत से बनवाएगा तो पंचायत के द्वारा उसको फिर एक आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जब वो कर देता है उसके बाद 15 दिन के अंतर्गत ही पंचायत के द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही उसको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराने के बाद वह अपना वर्क करेगा
वर्क करने के बाद उसे उसकी आय प्रदान कर दी जाएगी। आय प्रदान करने के साथ इसके साथ ही यदि व्यक्ति अपना रोजगार प्रदान अप्लाई करता है और उसे 15 दिन के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रोजगार इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मार्क्सवादी और उदारवादी हमारे समाज की ऐसी प्रमुख विचारधाराएं हैं जो आर्थिक शोषण का विरोध करती है। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यह एक दार्शनिक है जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और जब मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था, इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, परंतु जब लोगों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, मजदूरों को इनसे देखा नहीं गया, तब उन्होंने मजदूरों को एक किया और उन्हें शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। जो आर्थिक शोषण करती है या जो आर्थिक शोषण का विरोध करती है और आर्थिक समानता की स्थापना के बल देती है। आर्थिक समानता की स्थापना में बल देती है, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि जब मार्क्स ने आर्थिक समानता पर बल दिया है तो किस आधार पर मार्क्स ने आर्थिक समानता पर बल दिया है, तो मार्क्स का कहना है कि धरती के जल, जमीन और जंगल, जमीन का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी कहीं कहीं जमीन या बही खाता हो। जमीन का तात्पर्य है जमीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ, तेल, कोयला, जो कुछ भी उसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें, सामग्री निकलती है या खनिज पदार्थ निकलते हैं, उन पर तेल सभी पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उनका ऐसा मानना है। उन्हें राजनीतिक, जब उन संपत्ति पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो जाता है तो निजी संपत्तियों को तो वो बहुत, यह स्वामित्व उनको क्या बना देता है, अमीर बना देता है। यह स्वामित्व उनको अमीर बना देता है, साथ ही उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। जब उनके पास राजनीतिक ताकत आ जाती है तो वो सरकार की जो नीतियां बनाई जाती है, जो मजदूरों के अच्छे कार्य, मजदूरों की सहायता के लिए बनाई जाती है, उन नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का भी कार्य करते हैं। आपने दबाव समूह पढ़ा होगा, यदि आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है। जब दबाव समूह, ये निजी व्यक्ति ही दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात सरकार की नीतियां जो इन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर धन का लोभ देकर उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इससे लोकतांत्रिक सरकार को खतरा बना रहता है। इसलिए मार्क्स का कहना है कि जल, जंगल, जमीन जैसी संपत्तियों पर केवल और केवल सरकार का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक समानता इसमें नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने राजनीतिक समानता का अर्थ, मैंने आपको सामाजिक समानता पढ़ा दी है, आर्थिक समानता पढ़ दी है, राजनीतिक समानता मैं सिंपल वे में थोड़ा सा और समझाना चाहूंगी। राजनीतिक समानता से ऐसा उस समानता से जिसमें व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए या उसे समाज में राजनीतिक महत्व भी प्रदान किया जाना चाहिए। राजनीतिक महत्व उसे कैसे प्रदान किया जाएगा? सबसे पहले उसे मत देने का अधिकार होना चाहिए, उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए, उसे अपने प्रतिनिधि को चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। साथ ही चुनाव में अगर वो चाहता है तो वो स्वयं भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। उसे आर्थिक समानता जैसे ही प्राप्त होगी, उसे राजनीतिक समानता अपने आप प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक समानता का पहला आधार सामाजिक समानता है। क्योंकि यदि व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ने के लिए उससे अर्थ संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, परंतु जैसे उसे आर्थिक समानता प्राप्त हो जाती है, जैसे ही वो अपनी राजनीतिक समानता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार व्यक्ति को ये तीनों अधिकार, चारों जो भी विचार अधिकार, उसको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के अधिकार जैसे ही उसे प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार उसकी राजनीतिक समानता के अधिकार की पूर्ति हो जाती है। कभी कभी जब व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को चुनना चाहता है, जब वो स्वयं चुनकर सरकार में आता है तो एक निष्पक्ष लोकतंत्र का निर्माण भी कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति का राजनीतिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उसके पास राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त होना भी बहुत जरूरी है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन
के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।